हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 करेंगे, जहां पे हमारा पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं आपको बताऊंगा दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है वो जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और उसके बाद हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको पढ़ने के बाद हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए स्टाइशोमेट्रिक रिएक्शन। मतलब अगर हमारे पास कुछ एक ऐसी रिएक्शन आ रही है जिसमें हमारे पास क्या आ रही है, स्टाइशोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है, मतलब किसी रिएक्टेंट के आगे या प्रोडक्ट के आगे कुछ एक नंबर लिखा है, तो उसको बोलते हैं स्टाइशोमेट्रिक रिएक्शन। तो इन तरह की रिएक्शन का हम क्या लिखना स्टार्ट करेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना सीखेंगे। और इसके बेसिस पे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट में या फिर जेई में या फिर बोर्ड्स में आपके आ रखे हैं उसको करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन, और हमने वहां पे डिफाइन किया था कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, इसको हमने क्या बोला था बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया था। लेकिन यहां पे अब क्या होगा बच्चे, इस टाइम के बेसिस पे हम रेट ऑफ रिएक्शन को फर्दर दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक हमारे पास होगा बच्चे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बेटा ये जो टाइम इंटरवल है एक लार्ज टाइम इंटरवल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन तो चेक कर रहे हैं लेकिन एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चेक कर रहे हैं, मतलब कम समय के लिए चेक कर रहे हैं, तो उस रेट का क्या नाम हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको एक एक करके पढ़ना जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेट हमारे पास आ रहा है बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर आपके पास लॉन्ग टाइम इंटरवल है और उसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेक कर रहे हैं, तो उस रेट का क्या नाम होगा बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप बात समझ में आई होगी। तो उसको डिफाइन करते हैं जरा। रेट मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल आर कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेक कर रहे हैं कब, एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे आप, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि नाम ही बता रहा है एवरेज, एवरेज हमेशा किसके लिए होते हैं, लंबी चीजों का एवरेज जो है वो निकाला जाता है। अब यहां से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से देखो, एचपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में कई बार आपको डिफाइन करने के लिए आ जाता है व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या फिर व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो ये यहां से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो बच्चे यहां से न्यूमेरिकल बनता है। तो 1 या 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से आ जाता है, क्योंकि ये एनसीईआरटी उसमें भी मेंशन है। तो हमें सबसे पहले इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये आगे भी हमको काम आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सुनना बात को ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन को कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास है बच्चों रिएक्टेंट, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दो टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। दो टाइम इंटरवल कौन सा ले रहे हैं, एक तो हम बच्चों t इज इक्वल टू T1 लेंगे, और एक हम लेंगे t इज इक्वल टू T2। मतलब ये वो वाला टाइम है, ये इनिशियल टाइम है और ये हमारे पास फाइनल टाइम है, क्योंकि हम एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए चेक करें। एक तो वो टाइम है जहां पे हमने नोट करना स्टार्ट किया, और एक दूसरा टाइम है जहां पे हमने इसको फाइनल कंप्लीट किया। तो जब हमने स्टार्टिंग ही की थी तो उस टाइम पे इसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी मान लेते हैं उसको R1 मान लेते हैं, और उस टाइम पे जो प्रोडक्ट बना था वो P1 मान लेते हैं। लेकिन कुछ एक टाइम के बाद जब आपने इसको बाद में चेक किया तो उसका जो रेट था वो तो कुछ और नहीं हो गया था, R2 हो गया था। और जो इसका जो प्रोडक्ट था वो कितना बन चुका है, एक मिनट रुकना, इसको हमने क्या लेना है बच्चे, इसको हमने P1 लेना है, इसको R2 लेना है, और इसको क्या लेना है बच्चे, P2। सुनना बात को ध्यान से। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये R2 क्या है बच्चे, ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा, P1 हमारे पास क्या है, P1 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बच्चे प्रोडक्ट, और P2 हमारे पास क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा आपका रिएक्टेंट भी तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट भी तो क्या करेगा बच्चों, प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा कि नहीं। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं आपको बात बताऊं, इसको मैं ग्राफिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, तो ग्राफिकली क्या बन सकता है बच्चे, यहाँ पे देखना जरा ध्यान से। ये मैंने यहाँ पे किया। अब इस साइड लेफ्ट साइड में मैं वाई एक्सिस में मैं जो है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो नीचे है एक्स एक्सिस में मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बात समझ में आई। अब कंसंट्रेशन सबसे पहले मैं रिएक्टेंट का ग्राफ बनाऊंगा। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है बच्चे, रिएक्टेंट में सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट काफी ज्यादा था, और वो धीरे धीरे करके क्या किया बच्चे, डिक्रीज किया। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको क्या बोलूंगा, R1 बोल दूंगा। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे R2 चेक किया, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। तो एक तो मैंने इस कंसंट्रेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम चेक किया, और एक मैंने इस रेट के कॉरस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो चेक किया। तो यहाँ पे सुनना, जब R1 होगा तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा बच्चे, T1 होगा।
तो टाइम इसको कितना लिख दूंगा बच्चों में T1। और जब आपकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होके R2 हो गई थी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को मैं क्या बोल दूंगा बच्चों, T2 बोल दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का जो टाइम होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा, T2 बोल दूंगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब ये ग्राफ किसका है बच्चे, ये ग्राफ जो है वो हमारा रिएक्टेंट का है। अब एक बात को आप ध्यान से चेक करेंगे, हमने हमने क्या बोला, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया, हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया चेंज चेंज इन कंसंट्रेशन। क्योंकि मैं रिएक्टेंट के लिए लिख रहा हूं तो पहले मैं रिएक्टेंट लिखूंगा विद चेंज इन टाइम। इतनी बात क्लियर है। तो ऊपर किसका चेंज आएगा बच्चे, रिएक्टेंट का, और नीचे किसका चेंज आएगा, टाइम का चेंज आएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं हमेशा। और नीचे क्या लिखेंगे, T2, क्योंकि टाइम का चेंज कहाँ आता है, नीचे बेस में आता है, T2 माइनस T1। लेकिन आप अगर एक बात का ध्यान दे रहे होंगे, आपका T1 जो था वो ज्यादा था, मान लेते हैं ये आपके पास कितना था, 10 मोलर था। तो ये जो डिक्रीज किया इधर आपने जब चेक किया तो मान लेते हैं ये 5 मोलर है। तो आप तो क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मेरे हिसाब से आप क्या करें बच्चे, 5 माइनस 10 करें, 5 माइनस 10 करें, तो आपका आंसर जो आने वाला है वो तो -5 नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो बच्चे आपका रेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि रेट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सुनना बात को ध्यान से, जिसको समझ नहीं आए। देखो बच्चे, R1 जो है एक बड़ी वैल्यू है, क्योंकि चीजें क्या करिए, डिक्रीज करिए। तो सबसे पहले तो ज्यादा ही होगा ना वो, तो यहाँ पे मान लो 10 था। अब वो डिक्रीज होके कहाँ पे पहुंच गया बच्चे, R2 पे पहुंच गया। और R2 मेरे पास कितना है, ये 10 था तो ये मान लो 5 है। तो 5 माइनस 10 कितना आंसर आएगा बच्चे, माइनस का 5 आएगा। और जो माइनस का 5 है तो इसके हिसाब से तो आपका रेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन रेट आपका नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए इसीलिए रिएक्टेंट साइड में हमेशा हम एक साइन लगाते हैं जिसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये माइनस क्या शो करता है बच्चे, ये जो माइनस शो करता है वो आपको क्या बताता है, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब अगर मैं फर्दर लिखता हूं इसको, तो आर एवरेज, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए है, तो लॉन्ग के लिए जो हमारे पास जो साइन आता है वो आता है, देखो माइनस तो ये लग गया, डेल्टा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। जहाँ पे बच्चे डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब है R2 माइनस R1। और यहाँ पे डेल्टा टी का क्या मतलब है बच्चों, T2 माइनस T1। तो ये हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट का ग्राफ बन चुका है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम आगे अभी न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो अब यही वाला काम जो है हम प्रोडक्ट के लिए भी करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालना है वो हमको प्रोडक्ट के लिए निकालना है। तो हमको वैसे ही ग्राफ जो है वो प्लॉट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया था, वाई एक्सिस में हमने जो ली थी कंसंट्रेशन, क्योंकि हम रिएक्टेंट का जो है वो बना चुके हैं। अब हमें यही चीज जो है वो प्रोडक्ट के साथ में करनी है। तो प्रोडक्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चे, प्रोडक्ट लिख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई। इसको हम बॉक्स और पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चे एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या आता है, एक्स एक्सिस में मेरे पास आता है टाइम का चेंज। ये बात समझ में आ गई। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है बच्चे, ग्राफ को मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे करके क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का ग्राफ आ गया। जब आपका टाइम कम था, मतलब T1 था, तो उस टाइम पे जो आपका प्रोडक्ट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो ये आएगी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं P1 बोल दूंगा। अच्छा, कुछ एक टाइम के बाद जब मैंने T2 पे चेक किया, T2 पे प्रोडक्ट को चेक किया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, P2 आ जाएगी। तो ये मैंने क्या लिख दिया, P2 लिख दिया। अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मेरे पास जो R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो मैं क्या लिख दूंगा बच्चे, वो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे P2 माइनस P1। हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों P2 माइनस P1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा सा साइन का चेक कर लेते हैं। अब देखो P2 हमारे पास कितना है, P2 तो बड़ी वैल्यू है, मान लेते हैं 10 मोलर है। और यहाँ पे P1 जो है वो हमारे पास कम है, तो यहाँ पे 5 है। तो हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे 10 माइनस 5, तो ये तो एक ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव टर्म आ रही है। तो यहाँ पे कोई भी साइन आपको नहीं लगाना है, जैसे आपने रिएक्टेंट में आपने रेट को पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि ये आपके पास जो था छोटा था, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। इनिशियली आपके पास कितना था बच्चे, इनिशियली आपके पास 10 मोल था, और फाइनली आप कितने पे जाके पहुंचे, 5 मोलर में। मतलब आपका रेट जो है वो डिक्रीज कर रहा था। देखो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज कर रही थी। अब अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही थी, मतलब ये 5 माइनस 10 है, तो ये तो ऑटोमेटिकली माइनस का 5 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बाहर माइनस लगाया कि जो आपका रेट आए वो हमारा पॉजिटिव आए। लेकिन प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होने वाला है, प्रोडक्ट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। इसको मैं अगर और ऑल्टर करूं तो यहाँ पे आर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के लिए मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर मैं
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लिखना स्टार्ट करूं तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, मेरे पास रिएक्टेंट के लिए आएगा माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा का जो मतलब है वो एक चेंज होता है किसके लिए, लार्ज चेंज बोलेंगे हम इसको, इसको क्या बोलेंगे, लार्ज चेंज बोलेंगे। अब वो लार्ज चेंज किस में आ रहा है, कंसंट्रेशन में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लार्ज चेंज एक टाइम में आ रहा है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए चेक करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी तो लार्ज लार्ज ही चेंज होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा सिमिलरली अगर मैं यही काम प्रोडक्ट के लिए करूँ तो मैं इक्वल टू में लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये तो ये वाला हमारे पास जो रेट था वो हमने एक लार्ज टाइम इंटरवल के लिए चेक किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये बात समझ में आई हो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे हमारे पास इंटेक्स का एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 3.1 है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे जो इंटेक्स के क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बोर्ड की बात करूं, नीट की बात करूं, चाहे जेई की बात करूं, तो ये क्वेश्चन पहले आपको आने चाहिए, क्योंकि अगर ये आपको आते हैं तो आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो है वो कर सकेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिव राइज टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, अगर रिएक्टेंट यहाँ पे नहीं भी देता तो भी मैं यहाँ पे कर देता कि R1 रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चे, 0.03 मोलर, और बच्चे फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.02 मोलर, 0.02 मोलर। अब देखो क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो ये पक्का किसकी किसकी कंसंट्रेशन दी है, ये आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी है। अब आपको क्या दिया है बच्चे, इन 25 मिनट। कभी भी 25 मिनट अगर दिया हो तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इनिशियल टाइम आपका 0 है और इसका जो फाइनल टाइम है वो कितना है, 25 मिनट्स है। 25 मिनट से बच्चे, अब आपको क्या बोल रहा है बच्चे, ये कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो तो आपको पता है क्या होता है, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अच्छा, यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकंड, सबसे पहले हम मिनट में निकालते हैं उसके बाद सेकंड्स में निकालते हैं। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला था बच्चे एवरेज का, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला था वो था माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी, और कंसंट्रेशन है तो इसको बॉक्स में लिखते हैं। अब यहाँ पे माइनस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब आपने माइनस लिखा है यहाँ पे, अब कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करो। R2 कितना है बच्चे, R2 हमेशा क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन। पहले कितना था, 0.03, तो ये इनिशियल है और ये फाइनल कितना है, 0.02। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 0.02 माइनस 0.03, 0.3 आ गया। अच्छा, और डिवाइड बाय, अब यहाँ पे T2 कितना है बच्चे, T2 मेरे पास 25 और ये 0 है, तो 25 माइनस 0 मैं सीधा 25 लिख देता हूँ। अब क्योंकि ऊपर मोल में है और नीचे किस में है, नीचे हमारे पास जो था वो मिनट में था, तो मैं मिनट इनवर्स लिख दूँ उसको, मोलैरिटी मिनट, मिनट इनवर्स। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऊपर आएगा माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाय 25 मिनट्स, और इसका जो आंसर आएगा जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मोलैरिटी मिनट, मिनट इनवर्स। आई होप पहला जो ये मिनट में है वो आपको समझ में आया होगा, और जो इसकी कैलकुलेशन है बेटा आप उसको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो हम करने वाले हैं वो है हम रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे इन द यूनिट ऑफ सेकेंड्स। तो चलिए बच्चों करते हैं इसको। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक 60 सेकंड से हमको ये मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चे, ऊपर हमारे पास कितना आ रहा था, माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना था बच्चे, 25 मिनट था, 25 मिनट था। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 सेकंड से। तो माइनस का 0.01 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स आ जाएगा। तो आप इसको जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास आंसर आ रहा होगा वो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि 6.6 माइनस का 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मोलैरिटी सेकंड इनवर्स, मोलैरिटी सेकंड इनवर्स। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन ने आपको क्या नॉलेज दी, इस क्वेश्चन ने आपको बताया कि कैसे आप किसी का भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर किसी चीज की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो वो रिएक्टेंट की दी है, और अगर आपको ऐसे बोलता है कि कोई एक रिएक्शन है और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.03 से बच्चे 0.05 हो रही है इन 25 सेकंड, तो वो किसका काम दे रहा है बच्चे, ये आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रही है। तो इन बातों को आपको जो है वो ध्यान रखना है। नेक्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बच्चे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
जैसे कि इंस्टेंटेनियस का मतलब आपको पता है, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को चेक कर रहे हैं बहुत ही कम समय के लिए तो या फिर शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट है तो डेफिनेशन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या बोल रहा है, रेट दैट इज मेजर्ड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्शन के होने के दौरान किसी भी पॉइंट पे आप रिएक्शन के रेट को चेक कर लेते हैं, आप देखते हैं कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई और उस टाइम पे कितना टाइम है, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिएक्शन है, और मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूँ बच्चे। रिएक्टेंट के लिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो रिएक्टेंट में कैसा ग्राफ बनता है बच्चे, डिक्रीजिंग कर्व बनता है। और बेटा प्रोडक्ट के लिए कैसा ग्राफ बनता है, प्रोडक्ट के लिए हमारे पास जो है वो इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। ये देखो प्रोडक्ट के लिए इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। अब एक बात का आप ध्यान देंगे, जैसे मान लो बच्चे आपको इस पॉइंट पे बोला है, मैंने आपको क्या बोला, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे का क्या मतलब है, किसी भी पॉइंट पे आपने जो है वो रेट को करना स्टार्ट कर दिया, रेट को चेक करना आपने स्टार्ट कर दिया। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैं चेक करता हूं, तो इस साइड में क्या होता है बच्चे, इस साइड में कंसंट्रेशन होती है। तो मैं क्या करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लेता हूं। और बच्चे नीचे हमारे पास क्या होता है, नीचे हमारे पास टाइम होता है। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा बच्चे, इस साइड में मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आएगा और नीचे मेरे पास जो आने वाला है वो एक टाइम आने वाला है। तो मान लेते हैं बच्चों मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे मैं क्या चेक करूंगा, रेट चेक करूंगा। और रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो मतलब इस पॉइंट पे मैं कंसंट्रेशन भी चेक करूंगा और मैं रेट भी चेक करूंगा। तो बेटा इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कंसंट्रेशन और मैं टाइम की अगर मैं बात करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, जो रेट, इंस्टेंटेनियस रेट मेरे पास आने वाला है उसका, क्योंकि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज होता है उसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए मैंने आपको जो पीछे है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हमेशा डेल्टा यूज किया था, लेकिन हमने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चीजें चेक करनी है, तो यहाँ पे चेंज को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो क्योंकि चेंज हमारे पास स्मॉल है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, स्मॉल डी आर अपॉन डी टी। ये बात समझ में आ गई होगी। अब क्योंकि ये चीज रिएक्टेंट के लिए है और हमारा रिएक्टेंट जो है वो समय के साथ में डिक्रीज हो रहा है, तो इसके बाहर क्या आ जाएगा बच्चे, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये भी बात क्लियर हो गई होगी। अब सिमिलरली बच्चे मैं प्रोडक्ट की अगर मैं चेक करूंगा, तो किसी एक इंस्टेंट पे, मतलब मान लो आपने इधर बोला कि चलो भाई रेट चेक करके बताओ, तो इस पॉइंट में बच्चे, इस पॉइंट में आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो कितनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप टाइम भी देख लो कितना है। तो अगर मैं आर इंस्टेंटेनियस किसके लिए निकालना चाहूं बच्चे, प्रोडक्ट के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और चेंज कौन सा बच्चे, स्मॉल, तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा या फिर कोई भी साइन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास कैसे था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं जो है आपको कंक्लूजन बता रहा हूं और हमको फर्दर कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन अप्लाई करना है आगे आने वाली प्रोसेस में, आगे आने वाली केमिकल काइनेटिक्स में, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो एक हमने किया बच्चे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक हमने किया बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, टाइम इंटरवल हमारे पास लार्ज होता है। तो यहाँ पे कितना आता है, रिएक्टेंट के लिए कितना है, डेल्टा आर अपॉन यहाँ पे कितना आता है बच्चों, डेल्टा टी आता है, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस आ जाएगा। और सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए कितना आएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये किसके लिए होता है बच्चे, ये आपका होता है रिएक्टेंट के लिए, सॉरी ये आपका होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब वहीं पे अगर मैं अगली बात करता हूं किसके लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इंस्टेंटेनियस। और उसमें क्या होता है बच्चे, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है और शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो चेंज होता है हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी। अब क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, डीपी अपॉन dt लिखते हैं, dp अपॉन dt। और प्रोडक्ट के लिए भी क्या लगा देंगे, बॉक्स लगा देंगे। और यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैंने आपको क्या बोला था, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि हमको जो है रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए चेक करना है। देखो मैंने आपको बताया था तीन तरह की रिएक्शन, एक हमारे पास थी स्लो रिएक्शन, एक हमारे पास थी फास्ट रिएक्शन और एक हमारे पास थी बच्चे मॉडरेट रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था आने वाले चैप्टर में हमको कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, मॉडरेट रिएक्शन। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए, लंबे समय के लिए हम जो है वो चेक कर रहे होते हैं रेट को। लेकिन दूसरा हमारे पास क्या था बच्चे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम आने वाले इस चैप्टर में
सिर्फ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो वाला टाइम, हाँ वो वाला रेट हम चेक कर रहे होंगे जो कि हम शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब पेपर में हमेशा क्या होता है, पेपर में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से जो है एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ ये वाला टॉपिक जो है आपको न्यूमेरिकल के लिए तैयार करना है, और ये वाला टॉपिक जो है आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए आपको तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है स्टाइशोमेट्रिक रिएक्शन। देखो स्टाइशोमेट्री हमेशा क्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, इसके आगे जो नंबर होता है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए जो आप यहाँ पे नंबर अप्लाई करते हैं उसी को क्या बोलते हैं बच्चे, स्टाइशोमेट्री बोलते हैं। अब देखो ये तो पेपर में नहीं आता है, लेकिन हमने रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है जिसमें स्टाइशोमेट्री इन्वॉल्व होगी, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टाइशोमेट्री होता क्या है। तो यहाँ पे N2 है और यहाँ पे H2 और यहाँ पे NH3 है, तो इसके आगे कितना है, 1 है, तो इसकी स्टाइशोमेट्री को इससे रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो स्टोइशियोमेट्री इसकी कितनी होगी 1, इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है बच्चों 3, और इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है बच्चों 2 है। तो आई होप स्टोइशियोमेट्री आपको समझ में आया होगा और इसकी आगे काफी ज्यादा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉर्म ऑफ स्टोइशियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। बच्चों इस टॉपिक को करवाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके आते हैं। तो ये भी कंटिन्यूटी वाला टॉपिक है जो कि पेपर में बहुत ज्यादा आता है। मैं चाहे नीट की बात करूं, चाहे जेई मेंस या एडवांस की बात करूं, और बोर्ड्स के लिए तो ये है ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। और लास्ट में जैसे ही हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, लास्ट में मैं बहुत सारे नीट के, जेई के और बोर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करूंगा। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा। और रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो मैंने दो तरीके से निकाला। एक हमारे पास था बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और एक हमारे पास था बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था। मैंने आपको बताया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो था वो एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए होता है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो स्मॉल टाइम इंटरवल या फिर इंस्टेंट इंस्टेंट पॉइंट पे हम चीजों को निकालते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हमने हमने सिर्फ क्या पढ़ना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, जहां पे हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट के लिए माइनस आता है बच्चों, प्रोडक्ट के लिए प्लस आता है। अभी तक हम बच्चों इतना कर चुके हैं, लेकिन ये जो भी चीजें हमने की थी बच्चों वो हमने किसके लिए की थी, एक सिंपलेस्ट रिएक्शन जहां पे हम क्या लिखा करते थे बच्चों, रिएक्टेंट, और हम क्या लिखा करते थे, प्रोडक्ट लिखा करते थे, सिर्फ इतना लिखते थे। और हम क्या लिखते थे बच्चों, हम लिखते थे यहाँ पे डी आर अपॉन डी टी। अब क्योंकि बच्चों ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन। और बच्चों प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन ऐसी रिएक्शन हमको बहुत कम देखने को मिलती है। 99.9% रिएक्शन हमारे पास कौन सी होती है सर, जहां पे स्टोइशियोमेट्री होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया N2 और यहाँ पे 3H2 गिव राइज टू 2NH3। अब यहाँ पे बच्चे आपको हमेशा एक नंबर मिलेगा, तो इस नंबर के साथ में आप रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे मैं इस टॉपिक में जो आपको मैं बताना स्टार्ट करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन कंसीडर की है, यहाँ पे स्मॉल ए स्टोइशियोमेट्री है और ए आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है। स्मॉल बी स्टोइशियोमेट्री और बी रिएक्टेंट है, गिव राइज टू स्मॉल सी हमारे पास क्या है, स्टोइशियोमेट्री, और सी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। और स्मॉल डी स्टोइशियोमेट्री और कैपिटल डी क्या है बच्चों, हमारे पास प्रोडक्ट है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब कभी भी स्टोइशियोमेट्री वाली रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, आपको सबसे पहले मैं एक कॉमन रिएक्शन लिख के बताऊंगा। हमेशा ऐसे आपको लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन, सुनना बच्चे आप क्या करेंगे, बस हमेशा वही चीज आप कंसेप्ट को पकड़ के रखेंगे कि रेट कैसे लिखते हैं बच्चे। रेट हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ या तो रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बच्चों इतना तो आपको पहले भी पता था, ये तो हमको पता है कि विदाउट स्टोइशियोमेट्री वाली रिएक्शन का रेट भी तो ऐसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, लेकिन रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस हो जाता है। तो यहीं पे मैं क्या लगा दूंगा बच्चों, यहीं पे मैं प्लस और माइनस लगा दूंगा, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट के लिए माइनस आ जाएगा और प्रोडक्ट के लिए प्लस आ जाएगा। लेकिन अब सुनना बात को ध्यान से, अगर बच्चों आपके पास स्टोइशियोमेट्री आ रही है तो आप क्या करेंगे, बस बाहर 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री लिख लेंगे, और ये आपके पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। किसके लिए हो गया बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन, जहां पे स्टोइशियोमेट्री इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों मेरे पास ये वाली एक रिएक्शन है, तो इसके लिए मैं कैसे लिखूंगा वो आप सीखेंगे, और आगे आने वाली जितनी भी क्वेश्चन है उसको आप पहले खुद से ट्राई करेंगे। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बच्चों ए के लिए लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने क्या लिखा है 1 अपॉन गामा मतलब स्टोइशियोमेट्री। तो ए की स्टोइशियोमेट्री कितनी है बच्चे, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं तो ए की स्टोइशियोमेट्री 1 अपॉन स्मॉल ए। ये आगे आपके पास स्टोइशियोमेट्री। अब क्योंकि ए जो रिएक्टेंट है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। आई होप इतनी बात क्लियर है।
अगली बात बच्चों, अगली बात हमको किसके लिए लिखना है, यही चीज बी के लिए। बी आपके पास क्या है बच्चे, रिएक्टेंट है, तो हम मैं क्या लिखूंगा, 1/b, क्योंकि 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री आता है पहले। ठीक है बच्चों, देखो इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले क्या आता है 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, फिर आप जो है चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम लिखेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया 1/b। अब किसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है बच्चों, dB/dt। dB/dt का क्या मतलब है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन टाइम। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान दो यहाँ पे कुछ मिसिंग है, क्या, रिएक्टेंट का माइनस साइन यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, मैंने माइनस लिख दिया। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं यही चीज किसके लिए लिखूंगा, सी और डी के लिए लिखूंगा। तो सी के लिए क्या लिखूंगा, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, और बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और सिमिलरली यही काम जो है हम डी के लिए भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/d, क्योंकि 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री और बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन आपको आती है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद चेंज इन टाइम, माइनस रिएक्टेंट के लिए प्लस क्या होगा, प्रोडक्ट के लिए। इसके बेसिस पे आपने ए के लिए लिखा, ये बी के लिए भी लिखा, सी के लिए भी लिखा, और बच्चे डी के लिए भी लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन था। अब रेट ऑफ रिएक्शन को सीखने के बाद हमें यहाँ पे कुछ और बातों को भी जानना जरूरी है। जैसे कि बच्चे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, मैंने ये किसके लिए लिखा है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक रिएक्शन है, तो मान लो हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है। देखो बच्चों, मान लेते हैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, क्योंकि जे मेंस में और बच्चे नीट में ये कई बार उल्टा भी पूछ लेते हैं। आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होता है और बोलते हैं चल बेटा रिएक्शन लिख के बता। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन दिया है और रिएक्शन लिखने को बोला है, तो बच्चे सुनना, 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, ये हमेशा क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री होते हैं किसकी बच्चे, ए की। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है बच्चे, यहाँ पे रिएक्टेंट ए है, क्योंकि देखो ए है और यहाँ पे चेंज किसका आ रहा है, माइनस का। यहाँ पे बी है और किसका चेंज है, माइनस का। मतलब ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ ए बी। ठीक है बच्चे, ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है। और क्योंकि सी के आगे बच्चे पॉजिटिव लिखा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सी प्रोडक्ट है। और बच्चे डी के आगे भी क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डी। आप यहाँ पे साइन देख सकते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, इसका क्या मतलब होता है बच्चे, इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टोइशियोमेट्री। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे आप, ए टाइम्स ऑफ ए है बच्चे, स्मॉल बी टाइम्स ऑफ बी है, और बच्चे सी टाइम्स ऑफ सी है, और बच्चे डी टाइम्स ऑफ डी है। तो ये आपके पास रिएक्शन है, और ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, अगर आप स्टोइशियोमेट्री के साथ में चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास होता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, ये जो हमारे पास होता है सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, इस स्टोइशियोमेट्री को छोड़ दो भी, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम, इसको आप क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, इस सिर्फ इस वाली चीज को, इसको बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो ये वो रेट है जिस रेट से आपका ए जो है वो डिसअपियर हो रहा है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन डिसअपियरेंस ऑफ ए। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सिर्फ इस चीज को, स्टोइशियोमेट्री को छोड़ दो, सिर्फ इस चीज को, इसको मैं बोलूंगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। अब अगर बच्चों मैं सी की बात करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं लिखूंगा रेट ऑफ, देखो क्योंकि यहाँ पे सी है बच्चे, तो सी क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, तो उसको बोलूंगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। और दूसरी बात, अगर मैं डी की बात करता हूँ, स्टोइशियोमेट्री को छोड़ के सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये मेरे पास आ जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर कभी भी मैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, तो वो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, माइनस का साइन आएगा, लेकिन 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री आएगा। लेकिन अगर कभी भी मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए की बात करूंगा, तो आप लिखेंगे सिर्फ माइनस डी ए अपॉन डी टी। स्टोइशियोमेट्री को आप यहाँ पे बिल्कुल छोड़ देंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ एक चीजें हमको बोला है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए लिखना है, मतलब ये वाली चीज है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी लिखना है, तो मतलब ये वाली चीज है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, उसका क्या मतलब है, ये वाली चीज है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी मतलब ये वाली चीज है। तो चलिए मैं इसको एक एक करके लिखना स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माइनस का डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, माइनस का डी ए अपॉन डी टी। अगला बच्चे अगर मैं बी का लिखूं, तो माइनस का डी बी अपॉन डी टी, डी बी अपॉन डी टी, ये आपने लिख दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब अगर बच्चों मैं अपीयरेंस की बात करता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। और बच्चे अगर मैं वही चीज डी के लिए लिखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये बात आपको समझ में रखनी है कि आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपियरेंस का क्या मतलब होता है। तो चलिए इतना हम सीखने के बाद अब नेक्स्ट इसको जो है वो एक रिएक्शन में अप्लाई करके देखते हैं, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। क्वेश्चन जो हमने लेना है बच्चे वो है,
N2 3H2 से कंबाइन करके 2NH3 बना रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास रिएक्शन है, और कई बार बच्चे हमको पेपर में जो है इस रिएक्शन को हैबर प्रोसेस के नाम से भी आ जाता है। तो कभी भी हैबर प्रोसेस होती है तो ये वाली रिएक्शन होती है कि जब N2 3H2 के साथ में 3H2 के साथ में कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है बच्चों, 2NH3 जो है वो बना देता है। अब यहाँ पे हमको क्या पूछा है, हमको बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2, हमको बताना है कि किस रेट से जो है वो N2 डिसअपीयर हो रहा है, किस रेट से जो है वो H2 डिसअपीयर हो रहा है, और किस रेट से आपका NH3 अपीयर हो रहा है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी बच्चों आपको रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में पूछा हो या फिर बोला हो, आपको हमेशा सबसे पहले क्या काम करना है बच्चों, आपको सबसे पहले जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो चलिए रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करता हूं बच्चों में, तो ये दोनों मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/1 यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये मेरे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद चेंज इन टाइम। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगाऊंगा। अब सिमिलरली वही काम मुझे किसके लिए करना है बच्चों, H2 के लिए करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, दैट इज 1/3, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी बच्चे 3 है। तो 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सिमिलरली आगे अब मैं इस चीज के लिए क्या लिखूंगा, अब मैं स्टोइशियोमेट्री 2 है तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री और बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये मेरे पास सारा क्या हो गया, ये मेरे पास सारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप समझ में आई होगी। अब आपको क्या बोल रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। अब आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना है, तो मैंने आपको बताया था सिर्फ आपको स्टोइशियोमेट्री यहाँ पे नहीं लिखना है, बाकी चीज जो है वो आप एज इट इज लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्ट इसको कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाली चीज जो आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन विद चेंज इन टाइम, जो ये वाली चीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। N2 इस रेट से डिसअपीयर हो रहा है। अगली अगर मैं बात बताता हूँ, हमको क्या लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 लिखना है बच्चे हमको। तो H2 ये तो पूरा क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन इतनी सी चीज हमारे पास क्या होगी, सिर्फ ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पे एक गलती की है, क्या बच्चों, नेगेटिव साइन नहीं लगाया। अगर आपने इसको पकड़ लिया है तो आपका ध्यान पूरा पढ़ाई में लग रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगली बात हमारे पास क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 होगा। तो यहाँ पे NH3 का हमको रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। ये तो सारा क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन सिर्फ इतना सा पार्ट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो मैं इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये। तो सबसे पहले जब भी कभी रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का क्वेश्चन आए बच्चों, आपको हमेशा क्या करना है, आपको हमेशा जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी स्टोइशियोमेट्री को छोड़ के जो भी चीजें हैं उसको आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री और रेट ऑफ रिएक्शन को सीखने के बाद अब हमारे पास टाइम आता है कि एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है, हम उसको भी एक बारी रीड कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल है बच्चों, वो आपके बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके सारे एग्जाम्पल को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो है डिसोसिएशन ऑफ HI। तो बच्चे जब आपका HI डिसोसिएट करता है तो वो H2 और I2 में डिसोसिएट करता है। ये दो चीजों में ये जो है वो ब्रेकडाउन कर जाता है। अब इसके बेसिस पे एनसीईआरटी ने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा है और हमने क्या सीखा है, तो पहले मैं आपको अपना बताता हूँ और फिर यहाँ पे बताते हैं कि इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास रिएक्शन है और हम अपने तरीके से सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू HI है बच्चों। HI क्या होता है, HI हमारे पास रिएक्टेंट है, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री, 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन। माइनस साइन क्या बताएगा कि वो रिएक्टेंट जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम H2 और I2 के लिए सेम चीज लिखेंगे, क्योंकि H2 और I2 प्रोडक्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बात समझ में आ गई। और बच्चे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो ये आप लिख सकते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब एनसीईआरटी ने इसके बारे में कैसे लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि आप जो है इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन HI डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे कौन सा चेंज लिखा है इन्होंने, एवरेज चेंज लिखा है, और यहाँ पे हमने कौन सा चेंज लिखा है, हमने इंस्टेंटेनियस चेंज लिखा है। इस पे चीजें जो है वो मैटर नहीं करती, आपकी चीजें किस पे मैटर करती है कि आप ऊपर लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, सबसे पहली बात। और रिएक्टेंट में हमेशा नेगेटिव साइन होगा, वो चाहे आप कंसंट्रेशन के साथ लिखो चाहे आप स्टोइशियोमेट्री के साथ में लिखो। दूसरी बात, अगर मैं कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम की बात करूं तो इसमें क्या होता है, हमेशा स्टोइशियोमेट्री डिवाइड होती है। अब यहाँ पे तो स्टोइशियोमेट्री थी तो आपने 1/2 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टोइशियोमेट्री नहीं थी, तो जब कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं थी तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो ये और ये दोनों एक ही बात है, बस यहाँ पे क्या है 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है और आप इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है इसको भी रीड कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच ए रिएक्शन वेयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल टू 1। ये बोल रहा है कि अगर आपको उन रिएक्शन का रेट लिखना है जहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं होता, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 1 है, क्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 भी आ रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं। तो ये बोल रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट। ये बोल रहा है कि किसी भी रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या किसी भी प्रोडक्ट का रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये बोलता है किसी का भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस को आप क्या करते हैं, सिंपल उसके स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और ये हमारे पास था पहला एग्जांपल। अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं तो एनसीईआरटी का ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी है और उसका आपको रेट जो है वो दे के रखा है, तो इसका रेट जो है वो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है बच्चों, रिएक्टेंट है, तो मैंने क्या लिखा 1 स्टोइशियोमेट्रिक चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बीआर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, इसका कैसे लिखेंगे, इसके स्टोइशियोमेट्री कितने बच्चे 1/1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब सिमिलरली यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1/6 आएगा, क्यों, क्योंकि ये स्टोइशियोमेट्री है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अब ये दोनों क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का हम लिखेंगे 1/3 यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। अच्छा, सिमिलरली आप इसका कैसे लिखेंगे 1/3 क्या है बच्चे, स्टोइशियोमेट्री किसकी, वाटर की, तो 1/3 आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। बहुत ज्यादा कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है और आपको उसकी क्या करनी है, आपको रिएक्शन प्रिडिक्ट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है बेटा, सुनना बात को ध्यान से। अगर कभी भी ये लिखा है और आपको बोल रहा है रिएक्शन लिख के बताओ बच्चे, जहां जहां पे माइनस है वो आपके पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो आपने क्या लिखा Br नेगेटिव BrO3 और यहाँ पे H प्लस, ये आपके पास रिएक्टेंट है, और यहाँ पे प्लस है तो ये आपके पास क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है, सबसे पहली बात। अब रेट ऑफ रिएक्शन में क्योंकि जो स्टोइशियोमेट्री है वो डिवाइड होती है, तो इसीलिए जो Br नेगेटिव है Br नेगेटिव और यहाँ पे BrO3 माइनस और बच्चे H प्लस, ये सारे क्या है, रिएक्टेंट है, और इसके 1/, में कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 स्टोइशियोमेट्री आएगी, इसके 1/, में कुछ भी नहीं है तो 1 आएगी, और इसके 1/, में 6 है तो 6 H प्लस आएगा। सिमिलरली अब ये सारे क्या है बच्चे, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा Br2 और यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चे H2O। अब Br2 कितने है मेरे पास 1/3 है, तो मैं 3 टाइम्स ऑफ Br2, और यहाँ पे वाटर कितने मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन से रेट लिखना आना चाहिए और रेट से रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन को सीखने के बाद अब हम इसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन लूंगा सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन या तो एनसीईआरटी से है या फिर नीट या फिर जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, या फिर अपने बोर्ड्स के सीबीएसई और एचपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रहने वाले हैं। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को देख के अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है, इन ए रिएक्शन 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट, कोई एक रिएक्शन है 2A गिव राइज टू प्रोडक्ट है, ठीक है बच्चों। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.4 मोल लीटर इनवर्स इन 10 मिनट्स, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग द इंटरवल। तो सिंपल है बच्चे, रेट आपको निकालना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2A गिव राइज टू, बच्चे मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो ये मैंने रिएक्शन लिख दी। अब मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं किसके लिए, सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूं सिंपल रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि सिर्फ इसी का डिक्रीज बताया, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/स्टोइशियोमेट्री 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ पे माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन। अब ये क्या है बच्चे, एवरेज रेट आपको बता के रखा है। अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2 यहाँ पे माइनस का। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, पहले 0.5 थी, अब हमारे पास हो रही है 0.4, तो मैं लिख देता हूँ 0.5 से ये हो रही है 0.4, और यहाँ पे टाइम कितना है बच्चे 10 मिनट।
अब अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है कि पहले मैं क्या रखूंगा बच्चे, ए डेल्टा ए का क्या मतलब है, डेल्टा ए का जो मतलब है वो है A2 माइनस A1। तो बच्चे इनिशियली कितना था, वो था 0.5 और फाइनली कितना हो गया 0.4। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि मैंने कैसे वैल्यू यहाँ पे पुट की है। अब आप इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2, 1/2 आएगा। और यहाँ पे माइनस, अब देखो इन दोनों को माइनस करके कितना आने वाला है, इन दोनों को माइनस करके आएगा माइनस का 0.1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0.1 डिवाइड बाय 10। अच्छा, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो यहाँ पे अगर आप इसका जीरो नीचे उतारते हैं तो 1/100 हो जाएगा, या फिर मैं बोलूंगा ये हमारे पास 1/200 हो जाएगा। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे जो आपका आंसर आएगा, आप अपने अपने मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.005। इसकी यूनिट क्या थी बच्चे, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये पहला क्वेश्चन था, वो काफी ज्यादा आसान था। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना था, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कि हमने पीछे किया था, वो हमारे पास क्या था, ए के लिए लिखा था डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो आप क्या लिखेंगे बच्चे, A2 माइनस A1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो आपको पता होना चाहिए A1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि कितनी थी, पहले ज्यादा थी 0.5 थी, और उसके बाद कितनी बन गई 0.4 इन 10 मिनट्स। तो 10 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री भी इन्वॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, जो कि एमसीक्यू के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड्स में भी और नीट और जेई में भी। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है फॉर ए रिएक्शन 2A प्लस बी 3C प्लस डी बना रहा है। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। आप पहले इसको खुद करके देखो, जो भी आपने कंसेप्ट सीखा है अभी तक उसको खुद लगा के देखो और देखो जरा आपका आंसर क्या है, और फिर जाके मुझसे मैच करो। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। तो चलिए मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज होगी है, लेकिन अगर आपको नहीं है तो पहले मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ ये डायरेक्ट कैसे हो सकता था। तो बेटा हमारे पास जो रिएक्शन है वो है 2A प्लस बी गिव राइज टू 3C प्लस डी। ये बात समझ में आ गई। अब इसकी हमको क्या लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखूंगा तो 1 अपॉन स्टोइशियोमेट्री और यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये लिख दिया। अब मैं माइनस लगा दूंगा क्योंकि रिएक्टेंट है। अब सिमिलरली मैं बी के लिए भी लिखता हूँ, तो बी के लिए क्या लिखूंगा 1/1, क्योंकि इसकी तो स्टोइशियोमेट्री है ही नहीं कोई, डी बी अपॉन डी टी। अब ये रिएक्टेंट है तो मैं माइनस लगाऊंगा। सिमिलरली अब मैं प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा 1/3। अब ये प्रोडक्ट है तो मैं प्लस में जाऊंगा, तो डी सी अपॉन डी टी हो गया काम। अब अगला क्या लिखेंगे, डी डी अपॉन डी टी, अपॉन क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये हमने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चे, 1/3 dc अपॉन dt, यही तो है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन हो गया। तो प्रोडक्ट में कभी भी माइनस आता नहीं है, प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। अगला बच्चे बी की अगर मैं बात करूं तो बी तो हमारे पास वही सेम है। अच्छा, अगर मैं डी की बात करता हूं तो डी भी बिल्कुल सेम है, और अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए भी बिल्कुल सेम है। तो आपका जो आंसर था यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, वो था ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका आंसर है। अब देखो अगर आपको डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट करने के लिए आपको ध्यान होना चाहिए इसका रेट कैसे लिखा जाएगा बच्चे। इसका रेट जो लिखा जाएगा, ए का कहाँ पे, ये है, तो ये रिएक्टेंट है तो माइनस भी आ गया। अब इसका स्टोइशियोमेट्री 1 अपॉन में आ गया, डी ए अपॉन डी टी, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट था। अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी आपके पास रिएक्टेंट है, कोई भी स्टोइशियोमेट्री नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का माइनस आएगा, और स्टोइशियोमेट्री क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो डीबी अपॉन डी टी आएगा। मैं सी की बात करता हूँ, क्योंकि सी प्लस था तो यहाँ पे प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आना था। तो ये यहीं पे गलत हो गया था, तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करता हूँ तो डी में क्या आना था, प्लस आना था, क्योंकि प्रोडक्ट है और उसके बाद कोई भी स्टोइशियोमेट्री नहीं है, तो इसका ये भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। अब आपके पास ये दे के रखा है, इसको क्या बोलेंगे, ये NH3 का है तो उसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, वो आपको ये दे के रखा है। अब ये बोल रहा है फाइंड द माइनस का DH2 डिवाइड बाई dt, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हमको निकालना, और इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है। अब आप इसको पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर आप मेरा आंसर चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे, मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी मैं लिखूंगा तो यहाँ पे N2 के लिए क्या लिखूंगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे dN2 डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू 1/3 DH2 डिवाइड बाय dt। अब देखो क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे रिएक्टेंट है तो मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। अब सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट के लिए लिखूंगा 1/2 यहाँ पे DNH3 डिवाइडेड बाय dt।
ये आपके पास किसका काम हो गया, ये आपके पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपके पास क्या है, ये दिया है और ये पूछा है, तो हम सिर्फ इन्हीं को कंपेयर करेंगे। अब बच्चे मेरे को ये पूछा है, ये वाली चीज पूछी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसको खाली कर दूंगा, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा DH2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 3 को मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है, तो मैं इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे माइनस तो एज इट इज रहेगा। अब देखो माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, माइनस को आपको कहीं भी नहीं ले जाना है। अच्छा मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी कितनी वैल्यू, इसकी जो वैल्यू मेरे पास है वो है 2 × 10⁻⁴, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो जब आप इनकी फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 3 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसका ये वाला जो है आंसर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि CBSE 2023 में आया था, और ये क्या बोल रहा है, फॉर द रिएक्शन दिस रेट ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू। तो हमारे पास ये एक रिएक्शन है जिसके लिए हमको ये निकालना है, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले इसका आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो। देखो इसको करने का सिंपल तरीका क्या होता है, कोई भी रिएक्शन दी होती है आप उसको लिख लो आराम से 2b, और इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, तो 1/स्टोइशियोमेट्री आएगा। अगर माइनस बाहर लगाना है तो बाहर लगा दो, अंदर लगाना है तो अंदर लगा दो। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये बात समझ में आ गई। इक्वल टू बच्चे, अब हमारे को क्या लिखना है, 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमको निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। हमको ये निकालना है, तो मतलब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आएगा dB/dt इज इक्वल टू माइनस का 2/3 टाइम मल्टीप्लाई बाय dA/dt, dA/dt। ये बात समझ में आ गई। अब हम चेक करते हैं जरा ये हमारे कौन कौन से ऑप्शन में ऐसे आंसर है। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है बच्चे 3/2, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये आंसर गलत है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2/3 dA/dt, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारा आंसर आ गया है। चलो बाकी भी देख लेते हैं एक बारी। अच्छा 1/3 ये 2 कहाँ गया, तो ये 2 भी आना चाहिए था। अच्छा यहाँ पे क्या बचे 2 dA/dt, तो ये 3 कहाँ गया, तो ये आप ऑप्शन जो है वो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आप पहले इसको खुद रीड करेंगे, इसको ट्राई करेंगे और फिर आप आंसर चेक करेंगे। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। अब मैं इसको करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो CBSE टर्म 21-22 का क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है, इन द गिवन रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दी थी, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह के इस रिएक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा आसान होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले रिएक्शन का आप क्या लिखा करो बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा करो। तो पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास N2 जो है वो रिएक्टेंट साइड में है, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का dN2 डिवाइडेड बाई dt। अगर आप इसको अब कर रहे हैं तो मेरे साथ में इसको करते रहे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे DNH3 डिवाइड बाय dt। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो बच्चे यही तो होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, तो ये आपको देख रखा है। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चे, हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, या तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, या फिर इसके इक्वल है तो इसकी भी वैल्यू नहीं है, या फिर इसके इक्वल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल है कि नहीं, तो मैं इसी को लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 1/2, और बच्चों चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद चेंज इन टाइम, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो आपको ये पूरा दे के रखा है बच्चे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, मल्टीप्लाई बाय 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। बच्चों पेपर में जब भी आप लिखते हैं, आपके पेपर में मार्क्स इसीलिए करते हैं क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारे बोर्ड्स में नंबर जो है वो बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि आप जो है वो प्रॉपर चीजें नहीं लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है कि यूनिट भी आपको मेंशन करनी है वहां पे। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, तो यहाँ से 2 से जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 1.8 आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर यहाँ पे -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। नेक्स्ट जो चीज हमको निकालनी है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अब हमें ये दे के रखा है और ये हमको निकालना है, तो हमें इन दोनों को इक्वेट करना है। क्योंकि मुझे ये निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू आपको गिवन है। तो चलो उसको करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप खुद करोगे तो आपको ये आएगा, तो इसको करना स्टार्ट करो, और मैं भी इसको कर रहा हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा
मेरे पास आएगा बच्चों 1/3 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पे माइनस का साइन है, और यहाँ पे आएगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और 3/2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 कितना दिया था, 3.6। तो ये आपको दिया था बच्चे 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 इंटू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, 2 से जब आप इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.8, और 1.8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और इसकी यूनिट सेम, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन काफी आसान होते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट करते हैं। आई होप ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ये क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन रिएक्शन A+3B गिव राइज टू 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। आप इसको पहले खुद ट्राई करो और फिर आप चेक करेंगे कि मेरा क्या आंसर है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, और मैं अब इसको करना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, सबसे पहले जो है आप रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन तो वो हमारे पास आता है क्योंकि ये रिएक्टेंट है बच्चे। तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, माइनस का साइन आएगा। अच्छा, सिमिलरली 1/3 माइनस बाहर ले लो, तो यहाँ पे dB/dt आ जाएगा। dB/dt इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 dC/dt। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस, ये आपको देके रखा है बच्चे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का क्या मतलब है, ये चीज पूरी आपको देके रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। ये डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये आपको देके रखा है। अब आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो मेरे से पहले आपने इसको ट्राई करना है, और क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपने कर रखा है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्फिडेंस देगा कि मुझे आ गया है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे निकालना है, तो मैं इस पूरी चीज को इक्वल रख दूंगा। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब बच्चे इस चीज की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो बच्चों जब मैं 2.5 को डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो मेरे पास जो आ जाएगा वो आएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और इसकी यूनिट जरूर याद रखेंगे, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास पहला आंसर था। अब अगर मुझे दूसरा आंसर लिखना है, मुझे क्या निकालना है बच्चे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी निकालना है। मतलब ये पूछा है और ये दिया है, तो इनको इक्वल कर दो। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, 1/3 यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा dB/dt। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1/2 यहाँ पे dC/dt। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको ये चीज निकालनी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस निकालना है, तो मुझे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dB/dt। यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे जब 3/2 आएगा तो मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू आप क्या पुट करेंगे बच्चे, इसकी वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो है 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। 2.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा बच्चों 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। और जब बेटा आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो बच्चे सीबीएसई आपको बहुत ज्यादा जो है वो कैलकुलेटेड आपको नहीं देती है। आपको थोड़ा बहुत जो है वो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपसे वो नहीं करवाती। और साथ में बच्चे इसकी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे। यूनिट इसकी है बच्चे, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जेई मेंस 2025 का क्वेश्चन है, और ये क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द डिफरेंट वे। आपको यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, और आपको बताना है यहाँ पे कौन सा जो रिएक्शन है वो इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आप पहले इसको खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, और फिर जाके अपना आंसर चेक करेंगे जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन हमेशा कैसे करने चाहिए आपको। सबसे पहली बात, जो आपके पॉजिटिव वाले हैं वो आपके प्रोडक्ट है, तो मतलब ए और सी। एक तो बच्चों, एक आपके पास ए
और एक आपके पास सी बचे, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ। और माइनस वाले एक ये है और एक ये है, ये दोनों आपके क्या है, रिएक्टेंट है। तो मैं पहले बी लिख देता हूँ और फिर मैं डी लिख देता हूँ। बात समझ में आ गई। अब बच्चे जो नीचे होता है स्टाइशियोमेट्री होती है, वो हमेशा क्या जाती है, ऊपर जाती है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, 2 लगा दूंगा। अच्छा, सिमिलरली ए के पास क्या बचे, ए के पास 1/4 है, तो 1 अपॉन स्टाइशियोमेट्री को हम ऊपर लिख देते हैं, रिएक्शन में ऊपर ही तो लिखते हैं। अब हमको रिएक्शन से उल्टा करना भी तो सीखना है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डी में क्या आ रहा है, डी में आ रहा है 1/3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और हमारे पास बी में क्या आ रहा है, बी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। तो अब आप मैच कर दो, यहाँ से कौन सी रिएक्शन मैच करेंगे, यहाँ पे 4A, तो ए तो आ ही नहीं सकता ना, ए तो क्योंकि प्रोडक्ट में है, ये तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। अच्छा, ये सर यहाँ से मैच करिए, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या था, 2 था। तो देखो, इतना आसान क्वेश्चन आपके जीमेल्स 2025 में आया था। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ से क्या क्या आ सकता है, आपको रिएक्शन दी होगी और आपको वहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखना पड़ेगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन दी है तो वहां पे से आपको रिएक्शन लिखना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हमारे पास क्या होता है, जो प्लस वाली चीजें होती है वो प्रोडक्ट साइड लिखी जाती है, और जो माइनस वाली चीजें होती है वो रिएक्टेंट साइड लिखी जाती है। दूसरी बात, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में 1/3 लिखा है, तो मतलब ये पक्का क्या होगा, स्टाइशियोमेट्री होगी किसकी, डी की। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको करने आने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।